हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज नैश्री। आज के इस लेक्चर में हम ईवीएस में न्यू थीम स्टार्ट करने वाले हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स को। इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सेल्टर थीम को कवर किया है। ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पर नए हों वो नैंसरी क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर सेल्टर थीम को कवर कर लीजिएगा, बिकॉज सेल्टर थीम से सीटेट के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। आज यहाँ पर इस लेक्चर में हम फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार और मित्र थीम को कवर करने वाले हैं। आप सभी को बता दूं कि सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस में ये जो 6 थीम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 6 थीम में आपको जो है बेसिकली इनके नाम भी पता होना चाहिए, बिकॉज नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि पर्यावरण में जो आपको 6 थीम मेंशन किए गए हैं उनमें से आपका कौन सा नहीं है। तो जैसे आपके 6 थीम में सबसे पहले आपने आवास थीम यानी कि शेल्टर थीम को पढ़ा, आज आप यहाँ पर परिवार और मित्र थीम को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आपको 4 थीम और पढ़ने हैं। इन 6 थीम के नाम भी आपको पता होना चाहिए। आज के इस लेक्चर की शुरुआत मैं 2 पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ। आप इन पंक्तियों को अपने जहन में रखिएगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े ना हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये 2 पंक्तियाँ आप सभी के लिए थी मेरी तरफ से। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम परिवार और मित्र को पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हम करते हैं परिवार से कि बेसिकली परिवार होता क्या है। आप सभी लोग एक परिवार में ही रहते हैं, तो परिवार के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उतना ही डिस्कस करना है जितना एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं परिवार की, तो आप सभी को पता है कि परिवार जो है बेसिकली आपका इंग्लिश का टर्म जो होता है फैमिली होता है इसका, और ये बेसिकली एक लैटिन भाषा के शब्द आपकी फैमुलस से निकला है। ये जो आपका फैमुलस है इसका अर्थ जो होता है बेसिकली ये होता है आपका एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का आपका समूह। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि फैमिली जो है आपका किस शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से बना है, और इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह। अब यहाँ पर आपके सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ तो आपसे बेसिकली परिवार के जो टाइप हैं उनसे क्वेश्चन बनता है, और आज मैं आपको इनके जो टाइप हैं इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँगी। कई बार कन्फ्यूज़न यहीं क्रिएट होता है, तो वो आपको आज कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। अब यहाँ पर हम बात करें फैमिली के टाइप्स की, तो आपकी फैमिली 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका संयुक्त परिवार और दूसरा होता है आपका एकल परिवार, या फिर जिसे आप न्यूक्लियर फैमिली यानी कि नाभिकीय परिवार भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं संयुक्त परिवार की बात करूँ, तो संयुक्त परिवार वो होता है जहाँ पर आपके 2 या उससे अधिक पीढ़ी के लोग निवास करते हैं। ध्यान से इस जो बेसिकली जो लाइन लिखा हुआ है इसको आपको याद रखना है। हम संयुक्त परिवार किसे कहेंगे जहाँ पर 2 या उससे अधिक पीढ़ी के लोग आपके निवास करते हों, यानी कि 2 या 2 से अधिक जनरेशन के लोग जहाँ निवास करते हैं उनको हम संयुक्त परिवार की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा होता है आपका एकल परिवार या फिर आपका नाभिकीय परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। अगर मैं न्यूक्लियर फैमिली की बात करूं तो न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जहां पर एक ही पीढ़ी के लोग निवास करते हैं, लेकिन इस एक ही पीढ़ी के लोगों की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होना चाहिए। ये टर्म जो है आपका अविवाहित ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चे जो है मात खाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछा जाता है जहाँ पर लोगों को लगता है कि अगर विवाहित भी हैं तो आपका ये एकल फैमिली में आएगा। नहीं, अविवाहित होने चाहिए, तब जाके वो आपका एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का हिस्सा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है। तो आपने अभी तक इतना चीज़ सीखा है कि संयुक्त परिवार में वो आता है जहाँ पर हम 2 या 2 से अधिक जनरेशन के लोग रखते हैं। और अगर मैं एकल परिवार की बात करूँ तो वहाँ पर एकल परिवार में ऐसी फैमिली आएगी जहाँ पर एक ही जनरेशन के लोग आपके रहते हैं। यहाँ पर देखिए एक ही पीढ़ी के लोग निवास करते हैं। माता पिता के साथ उनके बच्चे जो हैं वो अविवाहित होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर विवाहित होंगे तो फिर वो आपका न्यूक्लियर फैमिली नहीं होगी, तब वो आपका संयुक्त परिवार में चला जाएगा। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है। मैंने यहाँ पर एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, और इस सिंगल एग्जाम्पल से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि सुरेश हैं, इनकी वाइफ का नाम शालिनी है। ध्यान से देखिएगा, इनकी जो वाइफ हैं ये आपकी इनका नाम क्या है, शालिनी है। अब सुरेश और शालिनी के 3 लड़के हैं, एक का नाम है नरेश, दूसरे का नाम है गणेश, तीसरे का नाम है महेश। ये मैंने अपने आप से सेट किए हुए हैं, तो अगर किसी का नाम है तो दिल पे मत लीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है।
अब जो नरेश है इनकी वाइफ का नाम है रागिनी और गणेश की वाइफ का नाम है सुभी और महेश की वाइफ का नाम है श्रेया। इसके बाद नरेश और रागिनी, चूंकि ये पति पत्नी है, नरेश क्या है पति हैं और इनकी वाइफ का नाम है रागिनी, तो नरेश और रागिनी के एक पुत्र है एक पुत्री है। गणेश और सुभी के एक पुत्र हैं और आपका दूसरा भी इनका पुत्री है, मतलब इनके दो पुत्र हैं। महेश की अगर बात करूं और श्रेया की बात करें तो महेश और श्रेया की दो पुत्रियां हैं। यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई। मैंने ये कहा कि एक परिवार है जिसमें आपका एक कपल रहता है जिनका नाम है सुरेश और उनकी वाइफ का नाम है शालिनी, ठीक है। अब इनके बेसिकली जो आपके बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, इसी परिवार में रहते हैं। मैं बात करूँ एक पूरे फैमिली की कि जिसमें सुरेश और शालिनी पति पत्नी हैं और उनके 3 बच्चे हैं। एक परिवार है जिसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम सुरेश है और उनकी पत्नी का नाम शालिनी और उनके 3 बच्चे हैं, नरेश, गणेश, महेश। नरेश की पत्नी का नाम रागिनी, गणेश की पत्नी का नाम सुभी और महेश की पत्नी का नाम श्रेया है। नरेश और रागिनी के 2 आपके बच्चे हैं, एक पुत्र है और एक पुत्री है। गणेश और सुभी के भी आपके दो बच्चे हैं जिसमें एक पुत्र है, दूसरा भी आपका पुत्री ही है। और महेश और श्रेया के 2 बच्चे हैं जिसमें एक पुत्री है, दूसरी भी आपकी पुत्री ही है। इतना चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। जो यहाँ पर बेसिकली बना हुआ है एक चार्ट, उसको आपको समझना था। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सुरेश और शालिनी की अगर मैं बात करूँ तो ये एक जनरेशन हो गया। नरेश, गणेश और महेश की बात करूँ तो ये 2nd जनरेशन हो गई। और अगर मैं इनके पुत्र पुत्री और इनके इन बच्चों की बात करूँ तो ये 3rd जनरेशन हो गई। यहाँ पर आपको 3 जनरेशन देखने को मिली, 1, 2 और 3। अगर यहाँ पर 3 जनरेशन देखने को मिली तो मुझे आपका आंसर चाहिए कि ये फैमिली किस तरीके की फैमिली होगी, एकल फैमिली होगी या फिर संयुक्त फैमिली होगी। आप लोग बताइए इस चीज़ को। और आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर 3 जनरेशन आपको दिख रही हैं, देखिए एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, 3 जनरेशन जब एक ही जगह निवास करती हैं कि परिवार में निवास करती हैं तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं। आपने अभी देखा जब 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग एक ही घर में निवास करते हैं तो वो हमारा संयुक्त परिवार होता है। तो हम इस फैमिली को किस में रखेंगे, हम इस फैमिली को संयुक्त परिवार की कैटेगरी में रखेंगे। किसमें? संयुक्त परिवार की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि सुरेश और शालिनी हैं, ये बेसिकली एक परिवार में है और इनके 3 बच्चे हैं, नरेश, गणेश और महेश। नरेश की पत्नी का नाम रागिनी, गणेश की पत्नी का नाम शुभी और महेश की पत्नी का नाम श्रेया है और इनके ये बच्चे हैं। अब मैंने आगे एक लाइन जोड़ दी। मैंने कहा कि ये जो नरेश हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये कहा कि ये जो नरेश हैं ये कहीं और शिफ्ट हो गए, मान के चलिए कि ये यूनाइटेड किंगडम शिफ्ट हो गए। और मैंने कहा कि जो गणेश हैं, गणेश जाके शिफ्ट हो गए आपके यूएसए में, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा ही दूर भेज दिया है ना, इतना दूर नहीं भेजना चाहिए था मुझे। खैर, नरेश और गणेश से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने बस इनको भेज दिया है। तो नरेश को मान के चले कि ये अपने काम के सिलसिले में यूके चले गए, यूनाइटेड किंगडम चले गए, एंड गणेश जो हैं आपकी यूएसए मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब नरेश और रागिनी अपने पुत्र पुत्री के साथ रह रहे हैं तो ये कैसी फैमिली होगी। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। मैंने ये कहा कि जब आपके नरेश आपके अपनी पत्नी रागिनी और पुत्र पुत्री के साथ यूनाइटेड किंगडम चले जाते हैं तब ये फैमिली कैसी होगी। यानी कि आपके माइंड में आया कि एक फैमिली है जिसमें नरेश है और उनकी वाइफ है रागिनी और इनके एक पुत्र है एक पुत्री है। आप सभी को पता है कि जब हम इनकी बात करेंगे तो ये एक ही जनरेशन की हुई। देखिए, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। मैंने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि इनके पुत्र का विवाह हो गया है या फिर उनकी पुत्री का विवाह हो गया है। मैंने ये कहा है कि आपके नरेश रागिनी रहते हैं और उनके एक पुत्र और पुत्री रहते हैं। तो ये आपके क्या हुए, बेसिकली माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। अगर मैं बात करूं माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, तब हम इस फैमिली को क्या कहेंगे, तब हम इस फैमिली को नाम देते हैं एकल फैमिली, यानी कि आपका नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जो गणेश हैं ये अपनी पत्नी सुभी के साथ अपने दोनों पुत्रों के साथ यूएसए चले गए। अब यहाँ पर यूएसए में जाके इनके पुत्र को एक यूएसए की जो लड़की है इसके साथ इन्होंने शादी कर ली और शादी करने के बाद जो है ये इसी फैमिली में रहते हैं। यानी कि अब इनकी वाइफ भी आ गई, ठीक है, बड़ी गोरी चट्टी सी इनकी वाइफ आ गई। अब मुझे आपका आंसर चाहिए कि ये किस तरीके की फैमिली होगी। आपके माइंड में आएगा कि गणेश सुभी एक साथ, मतलब गणेश और सुभी आपके जो है एक कपल हैं और इनके 2 पुत्र हैं। इनके एक पुत्र ने शादी कर ली, अब उनकी वाइफ भी इनके साथ रहती हैं। तो यानी कि माता पिता, देखिए माता पिता के साथ उनकी विवाहित बच्चे हो गए। ये
विवाहित बच्चे क्यों हुए? क्योंकि इनके एक पुत्र ने शादी कर ली। अगर एक पुत्र ने शादी कर ली तो मैं इनको फिर एकल फैमिली की कैटेगरी में नहीं रख सकती, तब ये फैमिली हमारी संयुक्त परिवार की कैटेगरी में आएगी, बिकॉज ये हमारा दूसरा ब्लड ग्रुप आ गया। यहाँ पर शादी करने के बाद जो वाइफ आएगी वो हमारा अदर ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पर आपको नाम देना है क्या? संयुक्त परिवार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। तब इस फैमिली को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तब इस फैमिली को हम रखेंगे बेसिकली आपके संयुक्त परिवार में। अब मैंने एक चीज़ आप लोगों से कही, अब इस फैमिली में कितने लोग बचते हैं? सुरेश शालिनी बचते हैं। ये दोनों तो देखिए ये यूएसए मूव कर गए और ये आपके कहाँ पर? यूके मूव कर गए। अब सुरेश शालिनी है, उनका पुत्र महेश है और इनकी आपकी जो पुत्री है, इनकी जो वाइफ है श्रेया रहती हैं, उनकी 2 पुत्री रहती हैं। तब भी ये फैमिली अभी भी आपकी संयुक्त फैमिली है। क्यों है संयुक्त परिवार? क्योंकि एक जनरेशन ये हो गई, दूसरी जनरेशन ये हो गई और तीसरी जनरेशन ये हो गई, तब भी तो ये आपका संयुक्त परिवार ही हुआ। अब मैंने आपसे एक चीज़ कही कि मान के चलिए कि किसी कारणवश महेश की जो वाइफ है श्रेया, इन्होंने डाइवोर्स ले लिया। अगर इन्होंने डाइवोर्स ले लिया तो मुझे आपका आंसर चाहिए है कि अब ये किस तरीके की फैमिली होगी। मैंने कहा कि आपके सुरेश और शालिनी एक परिवार में रहते हैं, उनका एक बेटा है महेश और उनकी वाइफ है श्रेया और उनकी 2 पुत्रियां हैं। श्रेया ने कुछ टाइम बाद आपका जो है डाइवोर्स ले लिया, तो ये किस तरीके की फैमिली हुई? चाहे डाइवोर्स ले लें, चाहे वाइफ कहीं भी चली जाए, वो फैमिली आपकी संयुक्त फैमिली ही मानी जाती है। एक बार आपके ऊपर शादी का ठप्पा लग गया तो आप संयुक्त फैमिली में आ गए। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर एक बार शादी हो गई, शादी होने के बाद चाहे डाइवोर्स हो जाए, चाहे वाइफ कहीं और चली जाए, कोई मतलब नहीं है, हम इनको किस फैमिली में रखेंगे? हम इनको संयुक्त परिवार में ही रखेंगे तब भी। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हमारा जो इस वीडियो का मेन जो हिस्सा है वो ये होता है कि हम ये देखें कि अभी तक सीटेट के एग्ज़ाम में फैमिली एंड फ्रेंड्स से किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं। सो आप मुझे कुछ समय दीजिएगा। आपको तो यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसा क्वेश्चन अभी तक आया है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। सत्य कथन है क्योंकि सभी परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी है सही नहीं है क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन डी है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं। ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि परिवार आपके कई तरीके के होते हैं। जैसे आपका परिवार अगर देखें आप तो आपने देखा होगा कि हो सकता है आपका संयुक्त परिवार हो, मेरा हो सकता है एकल परिवार हो, किसी और का अलग तरीके का परिवार हो। तो ये कहीं भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका मतलब कि परिवार आपके कई प्रकार के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी तरीके का परिवार एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूँ सामाजिकरण की, तो जो बच्चा होता है उसको सामाजिकरण का पहला पाठ उसके परिवार से ही प्राप्त होता है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ परिवार की, तो परिवार बेसिकली आपकी सामाजिकरण का पहला केंद्र माना गया है बच्चे के लिए। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है कि परिवार को किसी भी बच्चे के सामाजिकरण का पहला केंद्र माना गया है। साथ ही साथ इसे अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र माना गया है। अभी अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? देखिए 2 तरीके का आपने यहाँ पर पढ़ा होगा। एक होता है औपचारिक शिक्षा, दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा। अगर मैं बात करूँ औपचारिक की, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। अगर मैं बात करूँ फॉर्मल की, तो फॉर्मल आपका बेसिकली आपका फॉर्मल शिक्षा जो होती है वो ऐसी शिक्षा होती है जिसमें आपकी चीज़ें पहले से निर्धारित हों, पूर्व नियोजित हों। जैसे जिसका समय निर्धारित हो, जिसका पढ़ने पढ़ाने का स्थान निर्धारित हो, जहाँ पर आपकी चीज़ें जो है एक मैनेजमेंट के हिसाब से चलती हैं, वो होता है आपका औपचारिक शिक्षा। जैसे अगर कोई स्कूल है, स्कूल में आप देखिएगा, स्कूल में आपका पढ़ने पढ़ाने का समय निर्धारित होता है, आपकी कक्षा निर्धारित होती है, वहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। इसीलिए आपके स्कूल को औपचारिक शिक्षा का केंद्र माना गया है। वहीं पर आपके जो परिवार हैं इनको अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र माना गया है। क्यों? क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा हम कहीं पर भी समय के अनुसार नहीं सीखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा हम कहीं पर भी सीख सकते हैं।
हम मान के चलिए हम बाहर जा रहे हैं, मुझे किसी कुत्ते ने अगर काट लिया तो मैंने वहाँ से कुछ सीखा कि मुझे किस तरीके से नहीं चलना चाहिए था, जिस वजह से कुत्ता नहीं काटता मुझे। अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं पर भी सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके लिए कोई समय निर्धारित हो, कोई स्थान आपके लिए निर्धारित हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैं रोड पर जा रही हूँ, बहुत तेज कोई कार चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने यहाँ से क्या सीखा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज कार चलाऊंगी तो हो सकता है कि मेरा भी एक्सीडेंट हो जाए। तो मैंने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा, लेकिन इसका ना तो स्थान निर्धारित था ना समय निर्धारित था। इस वजह से हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? अनौपचारिक शिक्षा की कैटेगरी में रखेंगे, जहाँ पर कोई ना तो समय निर्धारित हो ना जहाँ पर कोई मैनेजमेंट हो। औपचारिक शिक्षा हमारा क्या होता है? औपचारिक शिक्षा होता है जहाँ पर हमारा समय निर्धारित हो, जहाँ पर हमारा स्थान निर्धारित हो, वो होता है हमारा औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा की कैटेगरी में हम किसको रखेंगे? विद्यालय को। अनौपचारिक शिक्षा की कैटेगरी में हम किसको रखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, परिवार को। इसीलिए परिवार को अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र माना गया है, क्योंकि परिवार में हम दिन पर दिन अपना कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वहाँ पर आपका कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि कब क्या होगा, लेकिन हम वहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हुआ होगा। इसीलिए हम परिवार को ही समाजीकरण का आपका पहला जो है संस्था मानते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि क्वेश्चन है प्राथमिक सामाजिकरण है शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों में सीखना, किशोरावस्था में समाज में सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज में सीखना, या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना। आप बताइए कि प्राथमिक सामाजिकरण आपका क्या होता है? तो प्राथमिक सामाजिकरण शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों में सीखना, यही हमारा क्या होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। एकल परिवार से तात्पर्य है ऑप्शन ए वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, ऑप्शन बी है आपका परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे, ऑप्शन सी है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, और ऑप्शन डी है केवल आपकी पति पत्नी। तो एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। आपने अभी देखा कि हम एकल परिवार में किसको रखेंगे? माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों को ही हम किस में रखेंगे? एकल परिवार में रखेंगे। तो आपको क्वेश्चन 4 भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 5 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, ऑप्शन बी है एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ऑप्शन सी है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ऑप्शन डी है दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। देखिए दहेज जो है और जो बाल श्रम है, ना तो इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि एकल परिवार में आपका ऐसा होता है, ना आप ये कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में ऐसा होता है। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ समय पहले की बात है कि मेरी शादी की चर्चा चल रही थी, मुझे आज भी अच्छे से याद है, जनवरी का टाइम है। तो सब लोग रेडी थे, और लेकिन वहाँ पर उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनको दहेज की प्रॉब्लम हो गई। उनको फिक्स दहेज चाहिए था 40 लाख का। तो वहाँ पर फैमिली जो थी वो एकल थी या फिर फैमिली संयुक्त थी, कुछ मैटर नहीं करता, वहाँ पर उनकी मेंटेलिटी मैटर करती है ना। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए है कि एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, बिल्कुल गलत है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ये भी गलत बात है। दहेज एवं बाल श्रम ये सामाजिक बुराइयां हैं, ये आप कह सकते हैं। ये दहेज जो होता है, जो लोग दहेज लेते हैं, वो हमारे मानसिक स्थिति है कि हम अपने मन में क्या सोचते हैं चीज़ों को लेकर। ये कोई आपका बेसिकली परिवार को लेकर नहीं है कि ये एकल परिवार है तभी वो दहेज लेगा, या फिर संयुक्त परिवार है तभी दहेज लेगा, ये कहीं से भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2011, ऑप्शन डी है आपका 1997। तो आपको बता दूं यहाँ पर कि बाल विवाह निरोध जो अधिनियम है ये 2006 में आपका पारित किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ? लागू आपको याद रखना है 2007 में लागू हुआ था। 1 नवंबर 2007 में ये लागू हुआ था, पारित 2006 में हुआ था, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अभी तक आपके परिवार और मित्र से बने हुए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि फैमिली एंड फ्रेंड्स से जिस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं, अगर और भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर से कर लेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि एक लाइक कर दिया करिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करिए। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा ही कमेंट करें, जो भी आपका यहाँ पर वीडियो को लेकर फीडबैक हो वो आप दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।